हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं, हम एक एक करके उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी PYQs होते हैं उनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसी क्रम में हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो बीपीएससी है, अब तक अगर देखा जाए तो 69th बीपीएससी तक हो चुका है, तो हम इन सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा क्रम जो रहेगा वो 69th रहेगा, उसके बाद हम 68th, उसके बाद 67, इसी प्रकार करते करते लगभग सारे बीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सभी को हम डिस्कस करेंगे। और यह डिस्कस जो होगा वो काफ़ी डेप्थ एनालिसिस के साथ होगा। काफ़ी डेप्थ में हम जाकर इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बीपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्न को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि ये PYQs जो है 70th बीपीएससी, साथ ही बिहार एसएससी, चाहे जहाँ पे भी जनरल स्टडीज़ में प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे प्रश्न हमसे छूटे ना। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पे ये सीरीज चलाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला PYQ जो होगा वो 69th बीपीएससी का होगा। इसके बाद हम 68th को, उसके बाद 67th को, इसी प्रकार करके जितने भी बीपीएससी के PYQs हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये 69th बीपीएससी का जो डिस्कशन होगा वो फुल्ली ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इसको हम डेप्थ में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस था 69th बीपीएससी का, ये सेट ए है जो ऑफिशियल आंसर की भी है इसका, और ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर भी है, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में 5G आ चुका है और 6G की दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन बनाया गया है कि 5G जब आ जाएंगी या आ गई हैं तो इसके द्वारा क्या क्या सा टेक्नोलॉजी जो है वो इनेबल हो सकती है, यानी सक्षम हो जाएगी। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका आंसर जो है दिया गया है वो है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी 5G के द्वारा इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। हम ऑप्शंस को डिटेल्स में नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके एनालिसिस पे डेप्थ में जाएंगे, परंतु ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक एक ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये अंतरिक्ष मिशन और किस ग्रह के लिए भेजा गया है, इसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि कैसिनो ह्यूजेंस किस ग्रह की खोज पे के लिए भेजा गया है, जूनो का संबंध किससे है, आर्टेमिस मिशन क्यों भेजा जा रहा है, यानी किस चीज़ की वो खोज करेगा, और वेरिटास किससे करेगा, उसके कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। तो आपको ये पता होगा कि जूनो का संबंध जो है वो बृहस्पति से है, साथ ही वेरिटास का संबंध आपको पता होगा ये शुक्र ग्रह से है। आर्टेमिस मिशन जो न्यूज में रहता है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान है, और कैसिनो ह्यूजेंस जो है वो शनि और उसके वलय से संबंधित है। तो सेकंड का जो हमारा आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखें, जो कि यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, इसमें बताया गया एक तरफ है कपड़ा और दूसरे तरफ उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। लिनन एक तरफ दिया गया है, दूसरे तरफ है हमारा उत्पत्ति के स्रोत, जैसे नारियल के पौधे से किसका उत्पत्ति हुआ है, सन के पौधे से किसका उत्पत्ति हुआ है, बत्तख और गीज के पंख क्या है, और अंगोरा से किसका कंटेक्ट संबंध है। तो थर्ड का जो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाता है कि थर्ड का जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
इसमें बताया जा रहा है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सेलियम, टेनिया शगिनाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि मस्तिष्क में एक प्रकार का जो सिस्ट हो जाता है इसे न्यूरोसिस्टोकोर्सेसिस बोला जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है 4 का सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर की भाषा है। पहला ऑप्शन है आपका कोबरा, दूसरा ऑप्शन है आपका पाइथन, थर्ड ऑप्शन है एसक्यूएल और फोर्थ ऑप्शन है जावा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस डिटेल्स में दिए गए हैं, तो इसका 5th का जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5th का ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपने देखा ही होगा कि आजकल न्यूज में बहुत ज़्यादा था, जीपीटी बहुत ही न्यूज में था। तो बीपीएससी जीपीटी से संबंध में एक प्रश्न पूछ लिया कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है टेस्ट से संबंधित, जीभ के टेस्ट से संबंधित कि जीभ में के द्वारा कौन सा स्वाद नहीं है। तो आप जानते ही होंगे हमारे जीभ में देखा जाए तो 5 प्रकार के स्वाद होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले अगर अग्रभाग की बात किया जाए तो यहाँ पे मीठा लगता है जो स्वीट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिटर यानी कड़वा लगता है। यहाँ पे अग्रभाग से देखा जाए, अग्र का जो पश्च भाग जो होता है यहाँ नमकीन लगता है। और पश्च भाग जो यहाँ पे होता है पार्श्व में सबसे लास्ट से थोड़ा पीछे, तो यहाँ पे खट्टा लगता है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ये उमामी होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीभ में टोटल जो है 5 टेस्ट होते हैं। 5 टेस्ट का हमारे जीभ द्वारा लिया जाता है, जिसमें एक हमारा मीठा हो गया, दूसरा जो हो गया नमकीन, तीसरा खट्टा, चौथा कड़वा होता है और 5वां उमामी होता है। उमामी ऐसा टेस्ट होता है जैसे आपने मशरूम खाया होगा या टमाटर सॉस है, इन सब से रिलेटेड टमाटर का जो स्वाद है ये सब उमामी टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो पहले देख लेते, प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा टेस्ट नहीं है। तो हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया कि 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे मीठा होता है, कड़वा होता है, उमामी होता है, खट्टा होता है और नमकीन होता है। तो कौन कौन नहीं होता है? तो बच जाता है हमारा चौथा मसालेदार नहीं होता है और 7वां तीखा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 4 और 7 हो जाएगा। तो हमने इसके टेस्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया कि जो जीभ का स्वाद नहीं होता वो मसालेदार और तीखा नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि कुछ बीमारी है और उस किस चीज़ से संबंधित बीमारी का कौन बताया गया है। तो यहाँ पे बताया जाए कि एनोरेक्सिया का संबंध किससे है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि इनोसोमिया क्या है, डिस्पीनिया क्या होता है और एनोसीमिया क्या होता है। डिस्पीनिया का संबंध होता है कि सांस लेने में किसी को अगर तकलीफ़ है तो डिस्पीनिया कहलाता है। साथ में ही किसी को अगर गंध में लेने में दिक्कत हो जा रहा है, अगर उस गंध नहीं ले पा रहा है तो उससे जो होता है एनोसीमिया कहा जाता है। जबकि एनोरेक्सिया का संबंध अगर देखा जाए तो खाने से संबंधित है और इनोसोम्निया का संबंध है नींद संबंधी। यानी अगर देखा जाए तो 1 और 2 जो है जस्ट आपस में अपोजिट किया गया है, यानी क्रॉस में किया गया है, जो कि डिस्पीनिया सही मिला हुआ है, सही पूछ रहा है। तो डिस्पीनिया का संबंध सांस की तकलीफ से सही हो जाएगा और एनोसीमिया का होता है गंध से। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, 3 और 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, यानी पल्सर क्या होता है ब्रह्मांड में। इसमें ऑप्शन है पहला कि तारों का समूह है, दूसरा है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, तीसरा है किसी तारे का विस्फोट है और चौथा है कि यह किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है। तो ब्रह्मांड में जो पल्सार तारा जो होता है वो घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा को बोला जाता है। और इसका अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय होता है और ये जो इनकी गति जो होती है काफ़ी तीव्र होती है, इसलिए इसे घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगशाला में हीरा विकसित किया गया है, उसके कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है
कि प्रयोगशाला में जो हीरा का ग्रोन किया गया है, विकास किया गया है, इसका कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया कि इसके लिए बीज के रूप में, हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शंस है सफ़ेद नीलम, मोइन, सानाइट, ग्रेफाइट या सीजेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। प्रयोगशाला में जो हीरे विकसित किए गए हैं, इसके बीज के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि यह प्राकृतिक हीरा और कृत्रिम हीरा इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि अगर देखा जाए जो नेचुरल हीरा होता है उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, और जो कृत्रिम हीरा है इसमें ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है उसका यूज किया जाता है। और ये दोनों बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, इसलिए इसमें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही देखा जाए तो इसका केमिकल कंपोजिशन भी सेम होता है, इसका प्राइस कम होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस देखें, 11वां नंबर है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस फाइबर का। तो इसका आंसर होगा हमारा 11 का डी, केवलर का। नेक्स्ट हमसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि HMX का फुल फॉर्म क्या है 12th का। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, हेज मोनोटाइजिंग जेनोकरेंसी, हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, केवल 1 सही, यानी कि ये हो जाएगा हमारा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है 13वां, एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमन रोबोट का क्या नाम है। तो इसका नाम है हमारा ऑप्टिमस। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर बी, दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क सिटी का एक रियल एस्टेट। और ऑप्शन नंबर डी, एक थीम पार्क। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है फिजिक्स से क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो कब होगा, तो ये जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। यहाँ पे सी पर रखते हैं तो जो हमारा जो वस्तु का आकार और इमेज का दोनों का आकार जो होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट बोला जाता है 16 नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 16 का, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के किस रूप से जाना जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। तो इसका 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 18 नंबर की कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। आपके ऑप्शन है इस प्रकार, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, और ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा के। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से एक जीवित और छीन जो होता है SARS-CoV-2 का वैक्सीन हमारे शरीर में जाता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का विकास करता है, जो कि सक्षम हो सकता है उस वायरस से लड़ने के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमकीन पानी ये सुचालक है, संतरे का रस भी सुचालक है, 19 का नींबू का रस भी सुचालक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि DNA का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार है रोजलिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है लिनस पॉलिंग और ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। तो आपको पता ही होगा कि इसका पहला ऑप्शन है जेम्स वाटसन और क्रिक को डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किया गया था इनके द्वारा। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ा जाए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 का सी, कि इनका हर समय अगर देखा जाए तो वेग इनका समान होगा। तो 21 का जो होगा 21 का सी हो जाएगा, कि इनका जो हरता है हर क्षण जो होगा इनका वेग वेलोसिटी जो होगा वो समान होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर उसको रख दिया जाता है, तो उससे ये इस प्रकार वो एक्टिव होकर शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव और जो है ऑप्शन नंबर डी संवहन। तो हमारा 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी समुद्र का फैलाव। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का क्वेश्चन में देखा जा सकता है कि ऑप्शन है महाद्वीपीय बढ़ाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है प्लेट सीमा सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में इस तरीके की बातें की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा mRNA क्या है। बोला जा रहा है कि समाचार पत्रों में आप लगातार सुन रहे होंगे mRNA। तो mRNA एम का कंटेक्स्ट, एम का ही मतलब होता है मैसेंजर। अगर इससे आप कंटेक्ट कर लेते तो आप निकाल लेते कि इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट बताया जा रहा है 26 का कि AC करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है। 26 के आपके ऑप्शन है चौक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, सी ट्रांसफार्मर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमो के द्वारा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि धारा घनत्व कैसी राशि है, एक सदिश राशि है या अदिश राशि है या बीमा विहीन है। तो 27 का बी हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है जो सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का बी, आणविक लक्ष्य के आधार पे। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो भी आंसर की जो बताया जा रहा है बीपीएससी के फाइनल आंसर की से इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में कहाँ आके मिलती है। तो आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड जो पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वहाँ पे आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं। तो 30 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिप प्रेवेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया करंट अफेयर से संबंधित है। ये स्थान कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गोवा तट के बाहर है। 31 का ए हो जाएगा। 32 के बारे में जो कि बहुत ही ये आप सभी को पता होगा कि G20 का इस बार का आयोजन जो देखा जा रहा है इंडिया में हुआ है और इस पे बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिया गया है कि पूछा जा रहा है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का 85%। तो ये सही स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, जो कि गलत है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का, तो देखा जा रहा है कि ये भी सही है। तो अगर 1 और 3 हमारा सही हो जाता है तो ऑप्शन नंबर जो हो जाते हैं 32 का अगर देखा जाए तो 32 का बी हो जाता है 1 और 3।
ये और 3, ये वैश्विक व्यापार का लगभग 65% के आसपास है। मे भी आप ध्यान रख सकते हैं, मे भी मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है 1 और 3। 33 नंबर क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो आपको पता ही होगा कि एवेनेगी प्रिंगझेन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमने अपने यूट्यूब चैनल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे हमने एक ऑप्शंस भी दिया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या। तो मैंने बताया था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की संबंध में कौन सा कथन सत्य। उनकी मृत्यु हो गई, तो उससे संबंध में बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और उनकी मृत्यु जो 96 वर्ष की आयु में हुई है। जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। जो करंट अफेयर्स जो अनरिलीवेंट है, जो शायद में भी रिपीट नहीं किए जाएंगे, उनको हम लोग डिटेल्स में नहीं, सिर्फ उसका ऑप्शंस देखकर ही निकल जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या है। तो इसका थीम था गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है 37 नंबर पूछा जा रहा है थाडिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया है। चिली, नेपाल, जर्मनी या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। 38 व्हाइट हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 38 के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू में है पता, यानी कि इसका एड्रेस बताया गया। दूसरा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। थर्ड बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। और चौथा बताया जा रहा है कि यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला स्टेटमेंट को छोड़कर देखा जाए तो सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट नेट मीटरिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि नेट मीटरिंग अगर देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड होता है। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि अब जितनी ऊर्जा ले रहे हैं उतनी ऊर्जा को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये सोलर प्रणाली से रिलेटेड, अगर आपको इतना ही पता रहता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि नेट मीटरिंग जो है ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट 48 नंबर है, यहाँ पे कलर से रिलेटेड कलर कॉम्बिनेशन को मैचिंग करना है। 40 नंबर पे आपको देखा जा रहा है कि ये इसका कलर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से मैचिंग किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है कि मैजेंटा का लिंकअप किससे होता है। मैजेंटा के बारे में आप जान रहे होंगे कि मैजेंटा जो है वो है लाल और नीला से कनेक्टेड है। 1 का 2 हो जाएगा। टील कलर के बारे में देखा जाए तो ये है नीला, हरा और सफ़ेद, नीला, हरा और सफ़ेद। मोव कलर के बारे में देखा जाए तो नीला, लाल, सफ़ेद है, यानी सी का 4 है। और सियान, हरा और नीला। तो डी का 1 देख सकते हैं, डी का 1 हो जाएगा। अर्थात देखा जाए तो 40 का ए नंबर हो जाता है। नेक्स्ट आपको पता होगा, ये काफ़ी न्यूज में था कि एक टाइटैनिक का, आपको पता है कि अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था, आपको पता ही होगा। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का जहाज़ डूब गया था। उसको बताया जा रहा है, उसको खोज करने के लिए एक पनडुब्बी गया था जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ व्यक्ति थे, बहुत न्यूज में था। तो उस बताया जा रहा है कि उस टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष जो है यात्रा के दौरान फट गया था। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था टाइटन। तो 41 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है मैचिंग किया गया है कि फैशन
और उसको विवरण करना है कि किस प्रकार मिलाना है। तो बैरेट का संबंध होता है, बैरेट जो होता है वो एक प्रकार की टोपी होती है। स्टिलेटोज जो होता है महिलाओं के जूतों का एक प्रकार होता है, बी का देखा जाए तो 4 हो जाएगा। एविएस्टर्स जो होता है एक प्रकार का धूप का चश्मा होता है। उसके बाद चिगनॉन के बारे में देखा जाए तो एक प्रकार का केश विन्यास होता है, ई का 5 हो जाएगा। और अब जो बच गया हमारा जो ये क्या होता है, ब्रॉग। ब्रॉग जो होता है ये पुरुष के जूतों का एक प्रकार होता है, सॉरी ई का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका अगर 42 का ऑप्शंस नंबर देखा जाए तो 42 का ऑप्शंस जो हमारा हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा, ई का 1, यहाँ से ई का 1। नेक्स्ट 43 नंबर अगर देखा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पे दिया, तो 43 का सी हो जाएगा, ये दिए थे एथेंस में। नेक्स्ट है 44 के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे खेल के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित करना है। तो 44 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 और 4। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण MTI कार्य को पूरा किया है। ये क्वेश्चन 68 BPSC में भी पूछा गया था और 69 में भी, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये 576 भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। तो इसका 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 48 का, सॉरी 47। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। तो ये हो जाएंगे 47 का नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बोला जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया होगा। तो ये न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, ये USA है, अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया था। 49 का बताया जा रहा है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISIF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो 49 का हमारा ए हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कंटेक्स्ट में है। नई शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पे जोर देती है। तो ये यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया कि क्लास 6 से, ग्रेड 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा 51वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 51 का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं कि 52 का जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। 53 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिल्लो या डिबिस कहा जाता है, ये कहाँ के जीवाश्म देश में पाए गए थे। तो हमारा 53 का देखा जाए तो ये हो जाएगा सी, ये रूस में हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर बताया जा रहा है कि लिस्बन घोषणा अभी हाल ही में चर्चा में था। तो लिस्बन घोषणा का संबंध किससे, तो यह है महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि ये घोड़ा से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा कि घोड़े का साक्ष्य तो सूतकांगे डोर से मिला है, लेकिन ये घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये याद रखने की मतलब कि याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। तो ये 56 का जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है इसकी संख्या टोटल 42 है। भारत में कुल अगर देखा जाए तो 42, जिसमें 41वां जो है ये अभी हाल ही में दर्जा दिया गया था। ये था शांति निकेतन है, जो कि वेस्ट बंगाल का है, रविंद्रनाथ से संबंधित है। 41वां कौन सा है हमारा, तो ये शांति निकेतन है, ये वेस्ट बंगाल का है। 42वां जो है हमारा ये है हमारा कर्नाटक का होयसल मंदिर है। और देखा जाए तो ये दर्जा मतलब वर्ष 2023 में ही मिला है। अगर देखा जाए कि जो कुल भारत में देखा जाए कि विश्व धरोहर स्थल 42 है, इस 42 में अगर देखा जाए तो कल्चरल यानी सांस्कृतिक कैटेगरी से 34 है, प्राकृतिक नेचुरल से हमारा 7 है, और मिक्स का जो है 1 है। मिक्स से 1 जो है वो है कौन है, वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिक्किम का है। तो हमने इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक फैक्ट्स पूछा गया था कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो ये हो जाएगा 1975 में हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है 59 का कि निम्नलिखित में से देखा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा भी कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो ये हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम या बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो यह है वर्ष 2040 तक। इस क्वेश्चन को ही बीपीएससी के द्वारा बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो वर्ष 2040 तक बिहार सरकार के द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय कला और साहित्य में स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किस धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म के हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, स्तूप जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद उनके अवशेष को रखा गया था। चैत्य एक प्रकार का पूजा स्थल था, और विहार में वो लोग निवास करते थे, इस तरीके की वहाँ पे होता था। और इसी विहार शब्द से बिहार नाम पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री बौद्ध स्थल यानी कि जो भी सन्यासी लोग आते थे, उसी के कारण विहार शब्द से बिहार पड़ गया यहाँ भारत का नाम। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, और एक है एक प्रकार की कढ़ाई। तो एक प्रकार की एक कढ़ाई है, और सूजनी कढ़ाई को बिहार में जीआई टैग भी दिया गया है। ये आप याद रखेंगे कि जीआई टैग भी इसके दिया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 63rd नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि गलत कथन को चुने। यहाँ पे याद रखना है, गलत पूछा जा रहा है कि बिहार के वर्तमान में बांका जिले में, तो ये गलत हो जाएगा, ये भागलपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, ये हमारा बी और सी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बच क्या जाता है 63rd का, तो 63rd का देखा जाए तो बच जाता है, गलत ही पूछा जा रहा था ना, सॉरी यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है कि गलत कौन है। तो हमारा अगर देखा जाए पहला गलत है, या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। बोला जा रहा है इस वंश की स्थापना राजगोपाल प्रथम ने की थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका स्थापना जो है धर्मपाल द्वारा किया गया था। तो देखा जा रहा है कि पहला और दूसरा गलत, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथ में अगर देखा जाए कि राइट स्टेटमेंट क्या है, 3 और 4 इसका राइट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का इससे रिलेशन था, और यहाँ पे शिक्षा के रूप में विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण इन सब की शिक्षा दी जाती थी। इसकी स्थापना तो हमने बता दिया कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था, और इसका जो विध्वंस किया गया था यानी तोड़ा गया था, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में किया गया था। नेक्स्ट अगर हम 64th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें कि भारत में बाबर के आने का कारण क्या था। भारत में बाबर के आगमन के कारण, यानी कि भारत में बाबर के आगमन से क्या हुआ, इसमें से पता है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अर्थात भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण था। तो पहला बताया जा रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि बाबर के आने से पहले भी भारत में बारूद का प्रचलन था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है।
दूसरा बोला जा रहा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, तो ये भी गलत, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में इसका प्रयोग हो चुका था, मेहराब और गुंबद का। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है कि यह प्रदेश में, अगर भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, तो ये राइट है। थर्ड नंबर, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये फोर्थ नंबर भी सही है। तो आखिर 64 का देखा जाए तो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। नेक्स्ट है 66, हाँ 67 नंबर, बोधिसत्व में पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ पे है, तो ये 67 का हो जाएगा अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में जो देखा जा रहा है ये बोधिसत्व की पद्म पानी से संबंधित है। 68 के बारे में पूछा जा रहा है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन काल में आया, तो ये गलत था। फाहियान जो है वो किसके काल में आया है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में है। और वेन्साक जो था हर्षवर्धन में। तो ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 69 में मिलान करने के लिए दिया गया है कि 69 में आप मिलान कीजिए कि किनका रिलेशन किससे है। तो चरक जो थे, चरक का संबंध जो है ये चिकित्सा से है, ए का 2 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त का संबंध जो है गणित से है। वराहमिहिर के संबंध है ये ज्योतिष थे। और विशाख दत्त जो एक नाटककार थे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर कि निम्नलिखित में से या इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो आपको पता होगा कि बलबन के द्वारा ऐसा किया गया था। और बलबन जो था फारसी अर्थात ईरानी परंपरा से बहुत प्रभावित था और उसी के आधार पे उसने भारत में नौरोज की शुरुआत किया था। तो 70 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 71 के बारे में पूछा जा रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो 71 का ए हो जाएगा, उत्तर भारत में। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन वुड डिस्पैच के बारे में है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो ये सही स्टेटमेंट्स है। दूसरा था इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे जोर दिया, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, यानी 72 का हो जाता है सी। आपको पता ही होगा कि वुड डिस्पैच को जो है 1854 में जो है चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 73 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो यह कर्नाट राजवंश के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी। तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो तो राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्रा किया गया था और पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। बताया जा रहा है कि इसका निरस्त यानी इसको जो ख़त्म कर दिया गया था किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्थात देखा जाए तो 75 का जो आंसर हमारा हो जाएगा 75 का डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सही है। आपको पता ही होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लाया गया था, तो 1878 में लाया गया था, लिटन के द्वारा लाया गया था। अब बाद में जब रिपन आए थे तो इसे बंद किया। रिपन जो है भारत में बहुत उदार शासक थे और रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
तो पूछा जा सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के ही द्वारा जो है ये किया गया था। लॉर्ड, आपको पता होगा इल्बर्ट बिल विवाद भी आपको पता होगा, इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। इसके बारे में जान रहे हैं, तो ये 75 का हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 76 का देखा जाए तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो ये सही है। दूसरा है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, तो ये भी राइट है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने करने का प्रयास किया, ये भी सही है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी ये सही है। तो 76 का जो हमारा ऑप्शन हो जाता है ये है 76 का डी, सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा 77 के बारे में बोला जा रहा है कि एक पुस्तक है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार। इसके राइटर कौन है, तो कामंदक के द्वारा इस तरीके का लिखा गया है। आपको पता होगा कि कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया, अर्थशास्त्र लिखा गया था। और चरक जो आप जानते हैं चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट 78 नंबर का हमारा है फतुहात आलमगीरी के राइटर कौन है, तो इनके राइटर है ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट है हमारा पूछा जा रहा है कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो ये हमारा 80 का हो जाएगा ए 1912। आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उसके बाद जो होता है 1911 में जो क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1911 में ही घोषणा किया गया था कि जो है दिल्ली अब भारत की राजधानी बनेगी, ये घोषणा किया गया था। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1912 में। 1911 में उसी तरीके से 1911 में घोषणा हो गया कि बंगाल से जो है बिहार का अलगाव हो जाएगा। तो बिहार का घोषणा 1911 में किया गया। और बिहार का जो बताया जा रहा है कि ये कब नया बना, तो 1912 में बना। उसी कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो ये हो जाएगा 1912। नेक्स्ट हमारा 81, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से, एक पहले पूछा जा रहा है कि इस कंटेक्स्ट में कौन सा कथन गलत है। तो पूछा जा रहा है कि सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। बताया जा रहा है कि इसकी सीमा 4 देशों से मिलती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 3 देशों से मिलती है। तंजानिया है, युगांडा है, केन्या है, लेकिन रवांडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा था कि गलत कौन सा, तो पहला और तीसरा गलत इसमें हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 81 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हीट वेव से रिलेटेड है। हीट वेव के बारे में बताया जा रहा है कि हीट वेव क्या होता है, सामान्य का जो तापमान होता है उस तापमान से अत्यधिक गर्मी जो हो जाती है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये 4.6% से डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस का जो सामान्यतः वृद्धि होता है उसी को हीट वेव के रूप में देखा जाता है। अगर हीट वेव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय संदर्भ में लिया जाता है कि क्षेत्र विशेष में इसकी क्या स्थिति है। तो उस विशेष में बताया जा रहा है कि हर क्षेत्र में अगर देखा जाए, अगर मैदानी क्षेत्र की बात किया जाए कि मैदानी क्षेत्र में बोला जा रहा है, तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे दिया गया कि मैदानी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये कितना होना है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उसे हीट वेव का नाम दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया, तो ये गलत है। पहाड़ी क्षेत्र में बोला जा रहा है कि 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 40 होता है, गलत। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और तटीय क्षेत्र में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताया जा रहा था कि हीट वेव के कंटेक्स्ट में कौन सा कथन सही है, तो 82 का देखा जाए तो हमारा डी हो जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं है, ना तो 1 ना तो डी, क्योंकि जस्ट यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है।
नेक्स्ट 83 के बारे में पूछा जा रहा है कि ये खोज करता है और उनका जन्म स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध जो है इटली से है, यानी हो जाएगा ए का 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा है हमारा जैक्स कार्टियर का संबंध है फ्रांस से, तो बी का हो जाएगा 4, तो ए का 3 बी का 4। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सर फ्रांसिस ड्रेक सी का जो हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, तो सी का 2 हो जाएगा। अगर देखा जाए इस आधार पे तो 83 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट 84 के बारे में पूछा जा रहा है कि यूएई के रियासती राज्य क्या है। यूएई का नाम होता है संयुक्त अरब एमिरेट्स, अमीरात या एमिरेट्स बोला जाता है, और इसका अमीरात होता है जिसका अर्थ होता है राज्य या रियासत। इसमें देखा जाता है तो यूएई में लगभग 7 रियासतें शामिल हैं। ये कौन कौन है? अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान अल क्वैन है, फजुराह है, रासुल खमैय है। तो 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सुवर्ण रेखा नदी के उद्गम से के विषय में पूछा जा रहा है कि सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये होता है रांची में एक जगह नगरी, यहाँ से होता है। नेक्स्ट अगर 86 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता होगा बिहार में है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दुधवा ये बिहार में नहीं है, गजनेर भी बिहार में नहीं है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है, और इसके बारे में बीपीएससी ऑलरेडी पूछा था कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में, तो मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाता है 1 और 4, यानी कि देखा जाए तो 86 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 87 के गंगेटिक डॉल्फिन के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि गंगेटिक डॉल्फिन के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसे लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सही है। बताया जा रहा है, आपको पता होगा कि इसे सुसु भी बोला जाता है, ये स्थानीय नाम में सुसु के नाम से बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंधी होती है, इसके पास अपना नेत्र नहीं होता है, और ये नेत्र नहीं होता है जिसके वजह से ये अंधी होती है। तो ये आखिर जल में किस प्रकार जाते हैं, अपने भोजन का परिवहन कैसे करते हैं, तो शिकार का, इसके लिए इको लोकेशन का ये करते हैं। इको लोकेशन एक वाइब्रेशंस का प्रयोग करते हैं, वो चलने से वाइब्रेशन कंपन होता है, उसी का प्रयोग करके वो शिकार करते हैं। इस आधार पे देखा जाए तो एक मूवीज भी बनी है, साउथ इंडियन मूवीज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें इको लोकेशन का ही प्रयोग करके जो अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, इसका प्रयोग करके वो किसी चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ पे स्थल या फिर वो मछली जैसे डॉल्फिन है वो अपना शिकार करती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। 4th है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर देखा जाए तो 87 के विषय में उपरोक्त सभी डी हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात किया जाए तो भारत का प्लस एशिया का पहला अगर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर कहीं पे है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये है बिहार के पटना में, और पटना में भी कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी में है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये एशिया का पहला है। नेक्स्ट हमारा है 88 नंबर की गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी, ये सभी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये जमुई है, क्योंकि भारत का जो एक सर्वे हुआ था वहाँ पे बताया जाए कि सबसे ज़्यादा सोना कहीं पे है तो बिहार में, और भी बिहार में जमुई जिला में। तब से ये 2-3 बार क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट त्रिवेणी नहर के बारे में भी पूछा जा रहा है 63 के आसपास, और उससे लगा तो शायद 60, 62 और 63, ये दोनों में लगभग कन्फर्म 63 है, लेकिन 2 बार लगातार ये पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी नहर का संबंध किससे, तो ये गंडक नदी से संबंधित है, तो 90 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 के विषय में पूछा जा रहा है, एक कथन और कारण है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध पलेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं, ये स्टेटमेंट सही है। किसी समय, कारण इसका होता है किसी समय यह महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे, तो ये भी सही है। तो इसका 91 का ए हो जाएगा कि ये कथन भी सही है और कारण भी है, और ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं सही।
नेक्स्ट है 92 नंबर, जो बिहार की भौगोलिक संरचना से संबंधित है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी फिर से रिपीट कर सकता है, तो आप इसे ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धारवाड़ एक तरफ दिया गया और उसका मिलान दिया गया, तो धारवाड़ चट्टान का संबंध किससे है? तो ये सबसे पुरानी, ए का 3 हो जाएगा, पहला का 3 हो जाएगा। ये धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम का है। विंध्यन का संबंध अगर बताया जाए तो विंध्यन जो होता है ये हमारा बलुआ पत्थर, बी का 4 हो जाएगा। विंध्यन के बारे में आपको पता होगा कि बिहार के कैमूर और रोहतास में है, जो कि धारवाड़ चट्टान बिहार में कहाँ है? तो गया है, नवादा है, जमुई है, उसके बाद बांका है, इन सब जगहों पे पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया जा रहा है, हमने देख लिया। क्वार्टर नरी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वार्टर नरी का संबंध किससे? तो ये हिमालय, सी का 1 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा ये त्रिकितिया जो होगा पश्चिम चंपारण से संबंधित। इस आधार पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, क्वेश्चंस नंबर अगर देखा जाए 92 का जो बन रहा है ये होता है हमारा पहला हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 93। ये क्वेश्चंस भी अब देखा जाए तो 68th बीपीएससी में आया था, वहीं से ही फिर से रिपीट किया गया है। पूछा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास इत्यादि समेत 21 द्वीप शामिल है। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 93 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बताया जा रहा है एक जीएमटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा होगा, आप सभी को पता होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के ग्रीनविच में है। यहाँ से अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो हमारा समय घटेगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा समय क्या हो जाएगा? ऐड होता जाएगा। यहाँ पे दोपहर के 12 बजे होते हैं, तो इधर जाएंगे तो समय घटते जाएगा, और इधर आएंगे तो समय प्लस होता जाएगा। उसी कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर दिया गया है, और दोपहर के ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं, तो ये थिम्पू जगह है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो ये किस टाइम होता रहेगा? तो 90 को अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो 6 आवर हो जाता है, तो 12 और ईस्ट में है तो 12 + 6, ये शाम के 6 बज रहे होंगे। 94 का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 95 के बारे में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताया जा रहा है कि धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप पता होगा आपको कि तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अभ्रक जो कोडरमा में पाया जाता है ये सही है। कुडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। पेट्रोलियम भंडार अरावली में पाया जाता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 95 का बी हो जाएगा राइट स्टेटमेंट्स। 96 का पूछा जा रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 179। नेक्स्ट हमारा 97 नंबर, जो कि बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। कोसी मैदान की मध्य सतह समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो 97 का सी हो जाएगा। 98 के, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा रहा है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो 98 का बी हो जाए बघेलखंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि उत्तराखंड में कौन सा जिला जो है तिब्बत से नहीं मिलता? तो ये 99 का सी हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर में जो 2 जलधारा, एक है अल-नीनो और दूसरा है ला-नीना, ये दोनों जो है प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। तो वही पूछा जा रहा है कि अल-नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो प्रशांत महासागर में। अब तक हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी से हमारा पूछा गया था कि कॉलेजियम प्रणाली के कंटेक्स्ट में कौन सा कथन, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। उसके कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जा रहा है कि कॉलेजियम में एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बोला जा रहा है कि करते हैं, और उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा राइट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का विकास किया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा की जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि ये गलत हो गया है। तो अगर स्टेटमेंट्स अगर हमारा देखा जाए कि 101 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 101 का डी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया गया है। पूछा जा रहा है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन किए गए हैं जैसे लगा कि एक नया संविधान लिख दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कि इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ेगा, तो आपको पता होगा कि पहला और आखिरी बार प्रस्तावना में एक ही बार 1976 में संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये स्टेटमेंट सही है। बताया जा रहा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये गलत है। 8 नहीं होंगे बल्कि 10 होगा। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया, ये सही है, परंतु ये 8 नहीं जोड़े गए थे, ये 10 जोड़े गए थे, तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा, इसने निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी इतना, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 4th बोला जा रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। 1 और 4 सही है, तो 2 और 3 गलत हो जाता है, यानी कि हमारा जो हो जाएगा 102 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 103 का पूछा जा रहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। पहला है आदिम लक्षणों के संज्ञा, सही है। उनकी विशिष्ट संस्कृति, सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी सही है। और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो आप सभी को पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमने अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में बेसिक्स डिस्कस किया था, वहाँ से ये 2-3 प्रश्न देखने को मिले जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है और डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिया गया है, ये सब भी वहाँ पे किया गया। साथ में हमने आर्टिकल 14 के विषय में और 17 के विषय में भी डिस्कस किया था। तो इन सब प्रश्न वहीं से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट है हमारा 106 नंबर क्वेश्चन कि हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये होता है देश के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 107वां नंबर क्वेश्चन कि 5वीं अनुसूची, हमने संविधान की अनुसूची को डिटेल्स में अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। ये प्रश्न वहीं से आए हैं कि 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों का अधिकार दिया गया है, तो अनुसूचित जनजाति। हमने बताया था कि 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके हितों के कल्याण से संबंधित प्रावधान किया गया। 6ठा में इसी का है, लेकिन ये 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर से था। नेक्स्ट है हमारा, यह भी हमने डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान में अगर मूल ढांचे का सिद्धांत कब से दिया गया था, तो केशवानंद भारतीवाद से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटी लेक्चर हमने 5 ही डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ से 3-4 प्रश्न देखने को जरूर मिले हैं। 108 का बी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद, हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया था। 109 का यहाँ पे जो है जो भी भारत के राजनीतिक दल है उनके स्थापना से संबंधित दिया गया कि भारत में राजनीतिक दल का स्थापना का वर्ष क्या है। 109 का बोला जा रहा है पहला हो जाएगा, इसका जो होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1964 में, तो ए का 1 हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट ये मार्क्स था और ये भारतीय कम्युनिस्ट CPI है,
ये 1925, तो बी का 3 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का अगर देखा जाए बीएसपी का, तो ये 1984 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस नंबर जो हमारा मैच करता है 109 का, ये हो जाता है ए के साथ मैच कर जाता है। एक 110 का क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों को अध्यक्ष जो है मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है, तो यह है आर्टिकल 120(1). 120(1) में जो है संसद सदस्यों को मातृभाषा में बोलने की आज़ादी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा 111। इसमें बोला जा रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, आप सभी को पता है। तो इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो पहला है कि विदेश मुद्रा परिसंपत्तियां, ये सही है, एफसीए। सोना भी इसमें शामिल होता है, एसडीआर भी इसमें शामिल होता है और आरक्षित किस्त स्थिति भी इसमें शामिल होती है। ये सभी इसमें शामिल होते हैं, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति भी शामिल है, सोना भी शामिल है, एसडीआर भी शामिल है और आरक्षित किस्त स्थिति अर्थात उपरोक्त सभी शामिल है। नेक्स्ट है 112 नंबर का, उत्पत्ति के नियम के संबंध में। उत्पत्ति के नियम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही है। पहला पूछा जा रहा है हमारा कि उत्पत्ति के नियम के संबंध में किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने का आवश्यक मानदंड है, ये सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करती है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम लागू होंगे और शुल्क लागू होंगे। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है और इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है देखा जाए तो 112 का सभी सी है, तो इसका डी हो जाएगा। 113 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बताया जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कि यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। तो ये पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन बचता है, पहला गलत हो गया तो 2, 3 बच जाता है और यहाँ से तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, अगर देखा जाए 1 मिनट, 113 का अगर देखा जाए तो 113 का ऑप्शन हो जाएगा 113 का सी। पहला गलत के बाद आपके पास ऑप्शन बच जाता है सी, 2 और 3। मैंने बताया कि पहला ही तो गलत है, तो पहला गलत है, उसके बाद जो बच जाता है 2 और 3 बच जाता है, 4th भी गलत है। 114 का पूछा जा रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। नहीं, ज्ञान में वृद्धि ऐसा नहीं है, कौशल स्तर में वृद्धि ऐसा तो होता है, लेकिन अगर 4th स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्ञान, कौशल और क्षमता सभी शामिल हो जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में सभी स्टेटमेंट शामिल है, वो एक ही स्टेटमेंट सही सभी शामिल है। नेक्स्ट है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य 115 का आप देख सकते हैं, 115 का जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, केवल 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट हम 116 के विषय में देखते हैं कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। तो 116 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1956। नेक्स्ट है हमारा 117 उत्पादन प्रोत्साहन योजना, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इसके बारे में पूछा था। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक में, तो ये सही है। इस योजना की 2 आवश्यक श्रेणी है, ये हम देखा जाएगा कि कैसे अभी इसको एलिमिनेट करें। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों के लिए देती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें यह योजना PLI योजना के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन सर्वर, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। कौन से पूछा जा रहा है कि इसमें गलत है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 117 का देखा जाए तो 117 का हमारा डी हो जाएगा।
2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वामित्व योजना क्या है। तो यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत कार्यरत होता है। तो ये गलत है। आपको पता होगा कि स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय के तहत कार्यरत किया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत के बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो पहला गलत है, यानी कि 2 और 4 तो सही हो सकता है, यानी ऑप्शन ए और सी हमारा सही हो सकता है। गलत पूछा जा रहा है तो या तो बी होगा या फिर डी होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं कि यह योजना CR को नेट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने की योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 4th नंबर आपको ऑप्शन देखिए, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, 4 सही है तो ये होगा नहीं। उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर गलत पूछा जा रहा है, तो पहला तो गलत है ही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 118 का। 119 के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के क्या परिणाम होंगे। 119 का बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों को मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कमी करने का आदेश दे सकता है, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की आवश्यकता है, और यहाँ पे दिया गया नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन 3rd जो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ मामले में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कमी का आदेश दे सकता है, तो ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार आरक्षित किए जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, बाद बाकी सही ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा हमारा 134। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते। 120 के विषय में, यानी ये स्टैगफ्लेशन के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति आएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती के कारण भी मंदी आएगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कुल मांग और उपभोक्ता में खर्च जब मंदी रहेगा तो ये खर्च कमी आएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिशतता में कमी आ जाएगी, तो ये भी सही है। तो अगर देखा जाए तो 120 का डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 121 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है, प्रवृत्ति का वर्णन करता है। सही उत्तर चुनने को है हमें, जिसमें बोला जा रहा है कि निजी, ऑप्शन आप देख सकते हैं, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। उसके बाद बोला जा रहा है कि महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और चौथा जो बोला जा रहा है कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी है, तो चौथा तो है, लेकिन 3rd ऑप्शन अगर देखा जाए पूरी तरह से बोला जा रहा है, तो ये सब जो होता है ये बहुत ही क्वेश्चन को किया जाता है, और ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो सामान्यतः गलत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, केवल 4 सही होगा। नेक्स्ट 122 नंबर पूछा जा रहा है कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या क्या है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 123 का पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय जो ब्याज पर भुगतान होता है, यानी ऐसा व्यय है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे व्यय होता है। ये ऐसा व्यय है जो कृषि पर होता है। और 123 का लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। 123 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शंस, कि ये व्यय है जो भुगतान पे, ब्याज भुगतान पर होता है। 124 का पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण, आप सभी को पता हो रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया गया था
उसके तहत वैश्वीकरण को लाया गया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया था। उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इसके क्या कारण सही नहीं थे। इसमें बोला जाए कि निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में कमी हुई है, तो ये 124 का सी नंबर गलत हो जाएगा। बाद बाकी इससे वस्तु और सेवाओं का विस्तार हुआ है, सही है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, ये भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा नंबर बोला जा रहा है इसमें कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। और थर्ड ऑप्शन है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या है, और पूछा जा रहा है कि इसको सही उत्तर का चुनाव करें। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी वो अपने नौसैनिक क्षमता भी उनकी मजबूत थी और वो हर तरीके से मजबूत है, तभी तो उन्होंने भारत में देखा जाए तो ये एक अलायंस किया गया था, मुझे सॉरी वो याद नहीं है, सहायक संधि। हाँ, सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने भारतीय राजाओं को क्या किया था, अपना सैनिक शक्ति प्रदान किया था। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता है, तो ये सही है। विद्रोहियों के पास अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र के विद्रोही अपने अपने तरह से लड़ रहे थे, सबका अपने क्षेत्र विशेष पर लड़ रहे थे, किन्हीं का कोई एकीकृत कार्यक्रम और या विचारधारा नहीं थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बोला जा रहा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त नहीं था। आपको पता होगा कि समाज के सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक सी हो जाएगा, 126 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 127 का देखा जाए कि बिहार का ये क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं, ये 68th बीपीएससी में रिपीट किया गया था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाए थे बत्तख मियाँ। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है 68th के बाद 69th में भी, 127 का बी हो जाएगा। 128 का पूछा जा रहा है कि 1937 में से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था, इसमें किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, पीर अली खान। पीर अली खान का संबंध आप जानते हैं पटना, जो ये 1857 में पटना में इनका हो गया था, इनको फांसी दे दिया गया था। तो 128 का सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बर्खास्त भूमि का तात्पर्य होता था कि ऐसा भूमि जो किराएदार का था और वो चुका नहीं पाते थे, तो उसको क्या करता था, जमींदार उसको हड़प लेते थे, उसी को बर्खास्त भूमि कहा जाता था। इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दरभंगा से कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में इसका स्टार्ट किया गया था, और बाद में देखा जाए तो ये इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी शामिल हो गए थे। तो 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 129 का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का घटनाक्रम के आधार पर अरेंज करना है। होम रूल आंदोलन आपको पता होगा 1916 में है, सूरत विभाजन आपको पता है 1907 में है, खेरा सत्याग्रह 1917 में आप जानते होंगे, और मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में है। तो इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट, फिर से हम कर लेते हैं 129 का। 2 आ जाएगा सबसे पहले सूरत विभाजन, सूरत विभाजन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो होता है मार्ले मिंटो सुधार आ जाएगा, उसके बाद ये हमारा हो जाता है होम रूल, उसके बाद हो जाता है खेरा सत्याग्रह 1917। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो मिस्टेक से ऐसा हो गया था। 130 का देखा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन के विषय में पूछा जा रहा है कि किससे नहीं, तो इल्बर्ट बिल, हमने उस वक्त स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जब हम लोग ये क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कंटेक्स्ट में देखा, तो उस वक्त हमने गलती से बोल दिया था कि लॉर्ड लिटन के समय ही इल्बर्ट बिल लाया गया था, लेकिन ये गलत है। इल्बर्ट बिल जो लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। फिर से मैंने इसको करेक्ट भी किया था और अभी फिर से करेक्ट कर दे रहा हूँ कि इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उदार लॉर्ड गवर्नर के रूप में गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इल्बर्ट बिल इन्होंने लाया था कि भारतीय वकील भी, पहले रूल था कि जो भारतीय वकील थे वो भी
अंग्रेज़ों का केस नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल लाया गया था। इसके तहत जो है भारतीय वकील को भी अंग्रेज़ों का केस लड़ने दिया जाने लगा। तो विद्रोहियों ने खास करके अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस पर दबाव बनाया गया और इसको वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा, जब हम भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो जागरण का कारण पढ़ते, वहाँ पे एक ये भी आता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि हम अगर सरकार पे दबाव बना सकते तो अपनी बात को मनवा सकते हैं। बाद बाकी शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन से संबंधित है। स्ट्रैची कमीशन जो है ये क्या है, ये लॉर्ड लिटन के समय ही लाया गया था अकाल के संबंध में। बहुत भयानक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था लॉर्ड लिटन के समय, उसी से के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा स्ट्रैची कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बक्सर की लड़ाई। पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। आप सभी को पता ही होगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, 1764 में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि जो हुआ था ये 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई थी। तो बोला जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि किया गया था, ये हमारा हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट पूछा जा यहाँ पे इसी में अगर हम डिटेल्स में देखें कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो बताया जा रहा है कि सुगौली की संधि जो है 1816 में हुआ था। ये 15 में ही हो चुका था, लेकिन फाइनली एक्ट जो आया था 1816 में हो गया था। तो ये 1814 से 16 के मध्य देखा जाए तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। उसी को, इस युद्ध को ख़त्म किया गया था सुगौली की संधि के तहत। आंग्ल नेपाली 1816 में किया गया था और इसके तहत जो है कहीं ना कहीं शारदा अर्थात काली नदी को इसका बेस बना दिया गया। तो समय सीमा का निर्धारण किया गया था। शारदा अर्थात काली नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बसीन की संधि अर्थात बेसिन की संधि की बात की जाए तो बेसिन की संधि जो हुआ था ये 1802 में हुआ था। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजी सरकार और कहीं ना कहीं देखा जाए मराठा पेशवा के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे, ये याद रखिएगा। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। इसका संधि था कि इसमें बताया गया था कि 6000 सैनिकों की ब्रिटिश सेना जो है वो पेशवा की सेवा में चला गया। इसमें ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शर्त था कि कंपनी के परामर्श के बिना पेशवा किसी से संधि नहीं करेंगे और मराठा को जो कहीं ना कहीं सूरत एंड बड़ौदा पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। ये इनके बसीन के संधि के इम्पोर्टेंट। और इसी के तहत कहीं ना कहीं देखा जाए सहायक संधि के तहत जो है मराठा को इसके तहत मिला लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा सालबाई की संधि। सालबाई की संधि जो है 1782 में होता है और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होता है। ये याद रखिएगा कि सालबाई की संधि जो हुई थी ये हुआ था 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होता है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब पटना में कब हुई थी, तो यह है 1632 में। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, तो ये आपको पता ही होगा, ये था हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर। इसमें गांधी जी ने भूख को कहीं ना कहीं हथियार के रूप में उपयोग किया था कि, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता जिनकी उपाधि है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हुआ? राजेंद्र प्रसाद नहीं है, क्योंकि उपाधि दे दिया गया बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। आप याद रख सकते हैं क से केसरी, क से कृष्ण सिंह। तो बिहार केसरी की उपाधि किसे दिया गया, श्री कृष्ण सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट आप सभी को पता होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि गांधी जी का कहीं ना कहीं ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में इसी का साथ प्रवेश हुआ था। इसी कंटेक्स्ट में पूछा गया कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? पहला था कि महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, गलत है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया या मार्शल लॉ, गलत था। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटियन चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे
FG सलाई, ये याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष FG सलाई थे और गांधी जी भी इसके एक सदस्य थे। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, ये गलत था, तो ऑप्शन नंबर जो होता है इसका C हो जाता है हमारा सही। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मिलान करने को दिया गया है कि मिलान कर सकते हैं। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज का जो अगर लिंकअप देखा जाए तो किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। 1 और 2 तत्वबोधिनी सभा का देख सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर से है, और आत्मीय सभा जिसे आत्म सभा कहा जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है 1 और 2, ठीक है, B का 1 और C का 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये है कर्नाटक की। नेक्स्ट है हमारा 138 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसमें कौन से थे, नहीं थे, 138 का सी JNTU इसके सदस्य नहीं थे। वहीं पे हम लोग थोड़ा अगर क्रिप्स मिशन की बात कर लें, क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था और इसमें भी सदस्य सेम थे, पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो दोनों में क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन हो, दोनों में जो है सदस्य सेम थे, बस मिशन का नाम अलग अलग था। तो JBNTU इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की थी। ये बेचारा किसकी धारा है, तो ये है लाला लाजपत राय के। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना से संबंध में 2 सिद्धांत दिया गया था, एक था सेफ्टी वाल्व का, एक था त्वरित चालक का। तो त्वरित चालक का सिद्धांत दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले और जो सेफ्टी वाला का सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय दिए थे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आपको ये पता होगा कि ये था 1931 का कराची अधिवेशन, जहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये आप याद रखिएगा ये। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाया गया था। क्यों दिखाया था गांधी जी को काला झंडा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो चुका था, इसलिए गांधी जी से नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन्हें फांसी काला झंडा दिखाया गया था। तो अब तक हमने अगर देखा जाए तो 140 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे GS के डिस्कस किए। अब जो है मैथ्स और रीजनिंग्स के क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। 141 का पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ इसके आंसर को देख लेंगे। 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। 142 का अगर देखा जाए तो 142 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट 143 की बात किया जाए तो 143 का हो जाएगा B। 144 की बात की जाए तो 144 का हो जाएगा हमारा D। 145 की बात की जाए तो 145 का हो जाएगा B। 146 की बात की जाए तो 146 का हो जाएगा B। 77। 147 की बात किया जाए तो 147 का हो जाएगा D। 148 की बात किया जाए तो 148 का हो जाएगा हमारा A। 149 का बात किया जाए तो 149 का हो जाएगा C। और 150 की बात की जाए तो 150 का हो जाएगा A। 5.34। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने अपने जो बताया कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है BPSC के PYQs के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इसका जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा 68th BPSC का। हो सकता है कि इस डिस्कशन के दौरान मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी,
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसका जो भी डिस्कशन हुआ है वो ऑफिशियल आंसर की के साथ हुआ है। साथ ही हमारे टॉप यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया जाता है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन के साथ और साथ में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।